चलिए आज की क्लास में शुरू करें और आप करेंगे वायुमंडल की बात, है ना? आप करेंगे वायुमंडल की बात। वायुमंडल की बात करेंगे। कौन कौन सी हमारी बातें पाई जाती हैं इसको लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, एक बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसको लेकर। सबसे पहले हम बात करें हमारी परतें कौन कौन सी है। एक हमारी छोटी मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, एक संपर्क मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, एक मध्यम मंडल यानी मेसोस्फियर, एक आयन मंडल यानी हमारा आयोनोस्फीयर से बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक्सोस्फीयर यानी हमारा गहन मंडल। ये हमारे पास वायुमंडल की बातें हैं। तो एक बार कौन कौन सी छोटे मंडल, इसके अलावा हमारे पास संपर्क मंडल, समताप मंडल, इसके अलावा हमारे पास मध्यम मंडल, कौन सी मध्यम मंडल, इसके अलावा आयन मंडल, उसके बाद हमारे पास बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल मंडल। अगर हम बात करें परतों को लेकर तो इसे क्वेश्चन इस तरीके के इस तरीके के बनते हैं। सबसे पहले छोटे मंडल को लेकर बात करें। छोटे मंडल जो है सबसे पहली परत है हमारी वायुमंडल, है ना? हमारे सबसे पहली परत कौन सी है वो है छोटे मंडल। छोटे मंडल को लेकर बात करें जितनी हमारी घटनाएं हैं जैसे बारिश का आना, तूफान का आना, भूकंप का आना, है ना? ओले पड़ने, है ना? बादलों का चलना, ये सारी क्रियाएं हमारी इसमें ट्रोपोस्फियर यानी छोटे मंडल होती है। सारी घटनाएं इसलिए इस परत को रसायन परत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी हाइट 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक है। ठीक है, 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। इसकी हाइट ध्रुवों पे कम है और भूमध्य रेखा पर ज्यादा है। ध्रुवों पे बात करें, ध्रुवों पे इसकी हाइट 8 किलोमीटर और यदि हम बात करें इसको लेकर भूमध्य रेखा पर इसकी हाइट जो है 18 किलोमीटर। कौन सी है? 18 किलोमीटर है। ठीक, एक बार चीजों को समझिएगा मैंने क्या समझाया। आप देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अगर हमारी चाहे बादल का चाहे बादल हो, बादल, है ना? बारिश का पड़ना यानी वर्षा का पड़ना, वर्षा, ओले पड़ना, ओले, है ना? इसके अलावा बादलों का चलन, बादलों का चलन, चलो ठीक है, ये सभी हमारी क्रिया होती है। ये सभी क्रिया हमारी होती है छोटे मंडल में, इसको छोटे मंडल में होती है। इसके अलावा हम बात करें इसी कारण तो इसमें बादल हो रहे हैं, वर्षा हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, बादलों के चलन हो रहा है, इसी से रसायन परत के नाम से जाना जाता है ना? आप देखिए इसी रसायन परत कहा जाता है। रसायन परत इसे कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसकी हाइट कितनी है? आप देखिए इसी 8 से लेकर 18 किलोमीटर है। मैक्सिमम हाइट कितनी है? 18 किलोमीटर की है। अच्छा अब क्वेश्चन बनता है इसकी हाइट ध्रुव पर जाता है या भूमध्य रेखा पर जाता है, यानी पोल्स पर है या इक्वेटर पर जाता है। आप इसकी समझिए इसकी हाइट जो है इसका है। मैंने यहाँ लिखा इसकी हमारे पास ये ट्रोपोस्फियर 8 से लेकर 18 किलोमीटर इसकी हाइट है। ठीक है, कितनी हाइट है? अगर मैं इसी को लेकर बात करूं इसकी ध्रुव पर कितनी हाइट है, पोल्स पर कितनी है, इस पर पोल्स पर आप देखिए पोल्स पर हमारी इसकी हाइट कितनी है? 8 किलोमीटर है। अगर मैं बात करूं इसको लेकर इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को लेकर, भूमध्य रेखा इक्वेटर को लेकर बात करूं इसकी हाइट कितनी है? 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर कैसे? मान लीजिए हमने ये वाला हिस्सा लिया, ठीक, ये भूमध्य रेखा ये पोल्स है, तो इसकी हाइट कुछ इस तरीके से है। यानी ये जो हाइट है ये कहां पर हमारी ध्रुव पर है 8 किलोमीटर। भूमध्य रेखा को लेकर बात करें इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट 18 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं छोटे मंडल को लेकर। ठीक, छोटे मंडल को लेकर ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला ऐसी कौन सी परत है जिसमें बादल की घटना होती है, जिसमें बरसात होती है, जिसमें ओले पड़ते हैं, जिसमें बादल चलते हैं, जिसमें भूकंप आते हैं, जिसमें भूकंप आते हैं, ऐसी कौन सी परत है जिसे रसायन परत के नाम से जाना जाता है? इस सारी हमारी इसको लेकर छोटे मंडल को लेकर है। इसके अलावा इसकी हाइट कितनी है? 8 से 18 किलोमीटर है, पोल्स पर कितनी है? 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर कितनी है? 18 किलोमीटर है। ठीक है, तो एक बार सारे पॉइंट को बना लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर सारे पॉइंट को बना लेंगे छोटे मंडल के बारे में। सबसे पहला छोटे मंडल इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। मौसमी घटनाएं घटनाएं जैसे जैसे बादल, वर्षा, वर्षा, भूकंप, भूकंप, ओले आदि आदि होती हैं। ठीक है, अच्छा इसीलिए इसे रसायन परत कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे रसायन परत कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट हाइट पोल्स पर 8 किलोमीटर, वह इक्वेटर भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इसकी कुल ऊंचाई, इसकी टोटल हाइट, कुल ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक, अच्छा इसके अलावा बात करें, इसको लेकर बात करें तो ये जो हमारी छोटे मंडल ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर में 1000 मीटर ऊपर चलने पर 0.6 मतलब 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेंपरेचर बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है टेंपरेचर। तो आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट बराबर इस परत में 1000 मीटर ऊपर जाने पर क्या हुआ? चलिए 1000 मीटर ऊपर चलने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है। तापमान में गिरावट आती है, बढ़ पाती है, यानी टेंपरेचर जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट ट्रोपोस्फियर यानी हमारा छोटे मंडल को लेकर हैं। ठीक, अच्छा ऐसी कौन सी चीजें जो आपको हिंदी समझ में आएगी? इक्वेटर है, हाइट है, पोल्स है ना? इसके अलावा बादल आप जानते होंगे बारिश पड़ती होगी, शायद आपके यहाँ बारिश वगैरह पड़ती हो। ठीक है, बारिश ज़्यादा पड़ती होगी, आपके भूकंप महसूस होगा, बारिश पड़ती होगी, ओले आपके पड़ेंगे, बारिश पृथ्वी से आएंगे, तो आपको ऐसी कौन सी चीजें समझ में आएंगी? ऐसी कौन सी चीजें आपको समझ में आएंगी? बताइए। तो एक बार सारे पॉइंट को बना के देखेंगे जो मैंने आपको बताया है वो सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, है ना? ये सारे पॉइंट हमारे इसको लेकर बनते हैं, ये सारे पॉइंट हमारे ट्रोपोस्फियर यानी छोटे मंडल को लेकर बनते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए, आगे ऊपर है ना? सिंपल सी चीजों को याद करो ना, इस चीज पे ज्यादा फोकस मत करो। जो चीजें बतानी है इक्वेटर आपको पता है, वो आपको पता है, आपको पता है आपका एग्जाम कितना नजदीक है। अगर मैं इन्हीं चीजों को लेकर रखूंगा, इन सारी चीजों को हर चीज को मैं पूरा इंग्लिश पूरा हिंदी आपके घाटे से आप चीजों को समझा दो, जहां तक उम्मीद करो। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीजें एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए, आगे ऊपर बढ़ेंगे। चलिए उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आती है वो कौन सी है? वो है हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर यानी अगली आती है स्ट्रेटोस्फीयर। ये सप्ताह मंडल, कौन सी सप्ताह मंडल? स्ट्रेटोस्फीयर, सेकंड सप्ताह मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर अगर हम सप्ताह मंडल को लेकर बात करें तो सप्ताह मंडल का ही अर्थ है समानता, यानी ऐसी परत जहां पर तापमान में गिरावट और बढ़ना ये दोनों क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं, यानी इसमें रहता है तापमान। तो इसमें जो हमारी सारी सारी घटनाएं छोटे मंडल में हुई थी उनमें से कोई भी घटना हमारे सप्ताह मंडल में नहीं हुई। तो सप्ताह मंडल की खास बात ये होती है कि इसमें कोई भी ऐसी घटना नहीं होती है जैसे भूकंप का आना, बादल का फटना, बारिश का होना, है ना, ओले का पड़ना, ये कोई भी क्रिया हमारे सप्ताह मंडल में नहीं होती है। समान ताप रहता है। जब ताप रहता है समान तो इसमें होता क्या है? इसमें हवाई जहाज उड़ाना आसान होता है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई घटना नहीं होती है तो टर्बुलेंस इतना नहीं आएगा। यानी कोई भी चीज आप मुझे बताइए, आप किसी रोड पर बाइक चला रहे हो, उस पर बिल्कुल भी कोई आगे चलने वाला नहीं है, बिल्कुल भी जाम नहीं है, इतना स्मूथ बाइक चलेगी। उसी तरीके से इसमें कुछ भी हमारा बादल नहीं पड़ेंगे, बरसात नहीं होगी, ओले नहीं पड़ेंगे, भूकंप नहीं आएगा, तो इस पर में होता है हवाई जहाज उड़ाना आसान होता है। तो आपसे पूछता है ऐसी कौन सी परत है जिसमें हवाई जहाज उड़ाना आसान होता है? एरोप्लेन उड़ाना आसान होता है? सप्ताह मंडल। ऐसी कौन सी परत है जिसमें तापमान रहता है? सप्ताह मंडल। ऐसी कौन सी परत है जिसमें कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है? तो भी हमारी सप्ताह मंडल है। इसकी हाइट 18 से लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, 18 से 50 किलोमीटर तक। इसके अलावा इसी में हमारी परत पाई जाती है। इस प्रकार इसमें परत पाई जाती है जिसे कहते हैं ओजोन परत। तो अगला क्वेश्चन बनता है ओजोन परत हमारी इस मंडल में है तो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर यानी सप्ताह मंडल में है। ठीक है, ठीक या स्ट्रेटोस्फीयर यानी सप्ताह मंडल में है। ये धरती का है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हमारी पृथ्वी तक नहीं आने देती है, हमें सोख लेती है। कहां पर सोख लेती है? हमारी पृथ्वी तक नहीं आने देती है। अच्छा एक हाथ पाई जाती है तो ये लगभग हमारी 15 से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है ना? मतलब 15 से 35 किलोमीटर की हाइट हमारी क्या होती है? ओजोन परत होती है। तो ओजोन परत किसका भाग है? स्ट्रेटोस्फीयर का भाग है। ठीक है, एक पॉइंट को पहले लिखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसको सप्ताह मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। इसमें इसमें ताप समान रहता है। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है। इसमें भी मौसमी घटना एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, मौसमी घटना एग्जांपल के लिए क्या बताया आपने? जैसे ओले का पड़ना, ओले रहे, है ना? इसका अलावा भूकंप रहा, ठीक है, वर्षा रही, वर्षा, ये किसी ऐसी कोई भी घटना इसमें नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप क्या रखेंगे? इसी को लेकर इसकी हाइट हाइट 18 से 50 किलोमीटर तक होती है, तक होती है। अच्छा इसी में ओजोन परत पाई जाती है, इसी में ओजोन परत पाई जाती है, परत पाई जाती है जो क्या करती है? जो हमें
सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, ये सारी पॉइंट इसको लेकर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर होगा। ठीक, तो मैं एक बार रिपीट करूंगा, आप सुनिए। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर यानी तापमान इक्वल टेंपरेचर, यानी समान मतलब क्या है, जो टेंपरेचर है वही रहेगा, ना गिरेगा ना बढ़ेगा। तो इसका मतलब ना तो इसमें तापमान में गिरावट या बढ़ोतरी देखने को मिलती है, ना इसमें कोई भी मौसमी घटना देखने को मिलती है। इसलिए ओजोन परत पाई जाती है, इसकी हाइट 28 से 50 किलोमीटर तक होती है। जब इसमें कोई भी मौसमी घटना नहीं होती, इसलिए इसमें एरोप्लेन उड़ाना आसान है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसी परत में हवाई जहाज उड़ाना आसान है, उड़ाना आसान है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, एक फटाफट से नोट करेंगे। पहली एक चीज, ठीक है, अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो आप एक चीज कंपेयर और करेंगे, टेंपरेचर को लेकर क्षोभमंडल के ऊपर जाने पर टेंपरेचर घटता है, आपके क्षोभमंडल के ऊपर जाने पर टेंपरेचर घटता है। दूसरी तरफ समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर है, इसमें हमारे टेंपरेचर में कोई भी गिरावट या बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती है। कभी-कभी टेंपरेचर गिराने को देता है कि क्षोभमंडल में टेंपरेचर का इफेक्ट पड़ता है, ऊपर जाने पर समताप मंडल के ऊपर जाने पर इफेक्ट पड़ेगा, तो आप सामान्य ऊपर जाने नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसके बाद मध्यमंडल को लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे ध्यान से लिखिए। हाँ, ये ग्राउंड से ऊपर है, ऊपर वाली सीमा होती है, ठीक है। 15 से 35 किलोमीटर तक इसकी ओजोन परत होती है, लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है। लगभग आप लिखना है, वैसे लगभग 35 किलोमीटर तक, लगभग 35 किलोमीटर तक ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, पाई जाती है। चलिए एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों से लगातार छेद हो रही है, यानी किसी परत की मोटाई पर देखिए, है ना। आप इससे लगातार पराबैंगनी किरणें पड़ रही हैं, तो ये परत हमारी कितनी हो जाएगी, घटती हो जाएगी, यानी इसमें छेद होने लगेंगे। जैसे किसी चौक को चौक से लिखा, चौक से हो जाएगी, उसी तरीके से इस पर पराबैंगनी किरणें पड़ेंगी, ये भी हमारे छेद होगा, ये भी छेद। तो कभी ये पूछ लेता है कि ये किसकी है, कभी ये पूछ लेता है इसकी मोटाई किससे नापते हैं। आप एक पॉइंट बना लीजिए, ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई, डॉप्सन में नापते हैं, डॉप्सन में नापते हैं, इसमें नापते हैं, डॉप्सन में नापते हैं। ठीक, एक बार फटाफट से सारी चीजें नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं बात करूं पूरी मिनट की, अब आपको जो चलेगा ये आपका पढ़ते वायुमंडल की प्रतिपद महासागर, महासागर के बाद 7 कॉन्टिनेंट महाद्वीप, है ना। उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन होगा, सब भूगोल को लेकर, ज्वालामुखी को लेकर, तो टाइम तो लगेगा, लेकिन सैटरडे संडे में अगर क्लास पॉसिबल हुई तो अगर वो हो गई तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मैं नोट करके बताऊं। पक्षी कौन सी परत है, पक्षी क्षोभमंडल परत है, पक्षी परत नीचे आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे हम इसको लेकर मेसोस्फीयर को लेकर, मध्यमंडल को लेकर, मेसो मीडियम यानी मध्यम और मध्यम मध्यमंडल, ठीक है, मध्यमंडल। चलिए देखिए मध्यमंडल के बारे में पहले समझेंगे, लिखेंगे मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर, क्या है मेसोस्फीयर। सबसे पहले समझिए ये जो परत है ये तीसरी परत है ना, कौन सी परत, तीसरी, पहली क्षोभमंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी है मेसोस्फीयर यानी मध्यमंडल। अगर मध्यमंडल को लेकर बात करें तो मध्यमंडल जो है ना, इसकी पहले हाइट कितनी है, लगभग हमारे पास 50 से 80 किलोमीटर इसकी हाइट है, इसकी हाइट कितनी है, 50 से 80 किलोमीटर इसकी हाइट है। अगर हम इसमें ऊपर जाते हैं, इस परत में ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाने के बाद टेंपरेचर जो है, टेंपरेचर में बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, और कितनी गिरावट तक पहुंच जाता है इसका टेंपरेचर, इसका मिनिमम टेंपरेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक है इसका मध्यमंडल का। तो आपसे पूछता है पूरे के पूरे परतों में सबसे ठंडी परत कौन सी है, उसका नाम मेसोस्फीयर यानी मध्यमंडल। ठीक है, अच्छा कभी आपने देखा होगा जलते हुए उल्का पिंड आते हैं, है ना, जलते हुए उल्का पिंड आते हैं, उल्का पिंड इसी परत में आकर खत्म हो जाते हैं, इसी परत में आकर खत्म हो जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है ऐसी कौन सी परत है जो कि उल्का पिंड से बचाती है, वो भी मध्यमंडल है, कौन सी मध्यमंडल है। तो मध्यमंडल में यही चीज है, एक तो मध्यमंडल में ऊपर की ओर टेंपरेचर में गिरावट आती है, टेंपरेचर घटकर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, इसी कारण पूरी परत में सबसे ठंडी परत हमारी कौन सी मध्यमंडल है। इसके अलावा उल्का पिंड की घटना किस मंडल में देखने को मिलती है, वो भी हमारा मध्यमंडल है। और आप एक तरीके से याद रखेंगे इसको लेकर, देखिए पहला ऊपर जाने पर टेंपरेचर घट रहा है, इसमें समान टेंपरेचर, इसमें ऊपर जाने पर टेंपरेचर घट रहा है। कभी ये पूछ लेता है चार परतों में से कौन सी परत है जिसमें ऊपर जाने पर टेंपरेचर घटेगा। तो आप एक चीज याद रखिए, टेंपरेचर को लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार इसकी बारे में लिखेंगे, कौन सी चीज है। सबसे पहले इसकी हाइट कितनी है, आप सभी बोलेंगे, सबसे पहला पॉइंट इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट, हाइट कितनी है, 50 से 80 किलोमीटर तक है, किलोमीटर तक है। दूसरा पॉइंट ये बनेगा इस परत में, इस परत में ऊपर जाने पर टेंपरेचर में गिरावट देखने को मिलती है, गिरावट देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका मिनिमम टेंपरेचर, इसका मिनिमम टेंपरेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसी कारण सभी परतों में है सबसे ठंडी परत है, सबसे ठंडी परत है। इसके अलावा उल्का पिंड जो जलते हुए देखिए, एक ही सब्जेक्ट आयन आयन चार्ज होते हैं, आयन चार्ज होते हैं। होता क्या है, यहाँ पर आयन मतलब आयन चार्ज होते हैं, जैसे सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो आयन चार्ज हो जाएंगे, हीट होगी। तो यहाँ पर जैसे उल्का पिंड आते हैं, उल्का पिंड यहाँ पर चले जाते हैं आयन मंडल में, लेकिन उन्हें नष्ट कर देते हैं, नष्ट करके यहाँ पर कोई चीज चली और इसमें ठंडी नहीं। मुझे पता है बहुत ठंडी वाली देखी, उसी तरीके से आयन मंडल जो है, आयन मंडल यहाँ हीट होती है, यहाँ आयंस होते हैं, आयंस पर सूर्य की किरणें चार्ज हो जाते हैं। जब चार्ज हो जाते हैं कोई उल्का पिंड आता है यहाँ पर जलने लगता है, और जलने के बाद जैसे ठंडी परत में आता है तो नष्ट हो जाता है। तो आपसे पूछता है उल्का पिंड से कौन बचाता है, मध्यमंडल बचाता है। उल्का पिंड कहाँ पर जलने लगते हैं, आयन मंडल में जलने लगते हैं। एक पॉइंट बता लिखेंगे, यह परत में हमें उल्का पिंड से बचाती है, से बचाती है, क्योंकि क्योंकि इस परत में उल्का पिंड खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं लगेगी। तो ये सारी पॉइंट याद रखिए, यहाँ पर जलने लगते हैं, यहाँ पर जलेंगे और यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, बहुत ज्यादा जली हुई चीज ठंडी में एक साथ खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज क्लियर है। तो एक बार यहाँ की चीज नोट डाउन करेंगे, जो मैं पॉइंट बताया मैं नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 4-5 पॉइंट है, हाइट 50 से 80 किलोमीटर तक उल्का पिंड यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं, हाइट बढ़ने पर टेंपरेचर घटता है, टेंपरेचर कम से कम 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है माइनस में, इसी सबसे ठंडी परत जो है वो मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर है। हाँ, यहाँ की चीज लिखिए, अब नहीं क्लास। ठीक है, यहाँ की चीज लिखिए, नोट करके बताना। अब यहाँ पे बताइए जो अभी तक नहीं पढ़ा उसमें आपको कोई दिक्कत समस्या है तो फटाफट से मुझे बताइए, वरना हम आगे बढ़ेंगे। आप इसमें नहीं होगा, है ना, होगी कंप्लीट होगी, इतना काफी है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत समस्या है मुझे बताइए, समझ में आया हो कैसा लगा हो, चीज दिमाग में नहीं घुसी तो मुझे बताइए, वरना हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा मैं एक बार देखूंगा वैसे आगे बढ़ें, आगे चलते हैं, अगली परत को देखते हैं। अगली परत हमारे पास कौन सी है, आपके साथ अगली परत हमारे पास आयोस्फीयर है, आयोस्फीयर है। आगे हेडिंग डालिएगा आयन मंडल, आयन आयन मंडल यानी आयोस्फीयर। देखिए सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर पाए जाते हैं आयंस, क्या पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं। क्या मैंने आपको बताया था आयंस जो होते हैं नीचे की तरफ होती है, आयंस क्या है ना, हर चीज में आयंस होते हैं, तो यहाँ पर क्या होते हैं, आयंस होते हैं इस तरह। अब होता क्या है, जैसे ही आयंस पर लाइट पड़ती है, जैसे ही आयंस पर क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है, ठीक है। इस आयंस पर क्या पड़ती है, आयंस पर जैसे ही लाइट पड़ेगी सूर्य के प्रकाश पड़ेगी, ये चार्ज हो जाएंगे, जलने लगेंगे जैसे एक बल्ब, जैसे हमने आप ये चीज देखिए, जैसे ही हमने बल्ब की मतलब लाइट ऑन की वैसे और आपकी जलेगा, बल्ब जलेगा, थोड़ी देर बाद हीट को गर्म होगा क्योंकि आयंस होते हैं। उसी तरीके से इस पर आयन होते हैं, इसी आयन है। जब इसका सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ने के बाद चार्ज जलने लगते हैं, बल्ब जलने लगते हैं। तो इसीलिए सबसे गर्म परत पूरे परतों में मुझे तो वो कौन से आयन है, रीजन क्या है कि चार्ज आयंस पाए जाते हैं, चार्ज आयन पाए जाते हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जलने लगते हैं, सबसे ज्यादा गर्म आयन है। इसके अलावा हम यहाँ से कोई सिग्नल भेजते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आयंस है, यहाँ से हम कोई सिग्नल भेजेंगे, मान लीजिए यहाँ से सिग्नल भेजा, सिग्नल आयंस से टकरा के क्या होता है, वापस आ जाते हैं, है ना, आयंस क्या है, टकरा के सिग्नल वापस आ जाते हैं। तो हमसे कभी पूछता है कि ऐसी कौन सी परत है जिससे हमारी रेडियो तरंगें टकरा कर वापस आ जाती है, वो आयन मंडल ही है। जैसे हम क्या करते हैं, फोन पर बात करते हैं, फोन पर हमारी तरंगें जाती हैं और टकरा कर वापस आयन मंडल से आती है। तो जितनी रेडियो तरंगें हैं वो हमारी सारी आयन मंडल से टकरा कर वापस आती है, ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा जब सारी तरंगें टकरा कर यहाँ से आ रही है तो हम अपनी सैटेलाइट कहाँ लगाएंगे, अपनी सैटेलाइट हम किसी जगह लगाएंगे, सैटेलाइट
भैया हमें क्या चाहिए, सिग्नल चाहिए, हाँ है ना। अब ऊपर क्या है, ऊपर वही बन रहा है, स्पेस वाला ऑप्शन है, तो यहाँ सिग्नल सेलेक्ट कराइए नहीं, तो हम इसी पर सेलेक्ट लगाएंगे ताकि हमारे सिग्नल लगाकर हम पास आ सके। ठीक है, आप इस चीज को समझोगे तो आप यहाँ पे पॉइंट बना लेंगे जो जो है। सबसे पहला इसकी हाइट 80 किलोमीटर से, इसकी हाइट 80 से 640 किलोमीटर तक होती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आयन पाए जाते हैं जो जो सूर्य के प्रकाश से चार्ज हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, जिससे गर्मी बढ़ जाती है, जिससे गर्मी बढ़ जाती है। इसीलिए यह सबसे गर्म पदार्थ है, सबसे क्या सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखेंगे, आप लिखेंगे, आप लिखेंगे यहीं से हमारी रेडियो तरंगें टकराकर पृथ्वी पर वापस आती है, ये हमारी कम्युनिकेशन करता है। आप लिखेंगे यहीं से इसी परत से टकराकर हमारी रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर आ जाती है। इसीलिए यहाँ सेकंड लगाई जाती है। यहाँ कोई दिक्कत है मुझे बताइए। तो ये सारे कौन सी चीजें हैं, आयन मंडल का पॉइंट नंबर 1 80 से लेकर 660 किलोमीटर 640 किलोमीटर तक यहाँ पर आयन पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश से चार्ज हो जाते हैं, हीट हो जाती है, इसलिए सबसे गर्म पदार्थ है। यहाँ पर आयन है, तो यहाँ से जितनी रेडियो तरंगें टकराकर पृथ्वी पर आएंगी तो कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे, है ना। हम मोबाइल पर बात कर रहे हैं, आपको आवाज मेरी आवाज आपको आ रही है, इसके पीछे जो परत जिम्मेदार है वो आयन मंडल है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि हमारी सेकंड जो आयन मंडल में लगाई जाती है, आयन मंडल में लगाई जाती है। तो एक बार सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए, हमारी क्यों आएंगे, ठीक है। अब बताइए कोई दिक्कत समस्या है तो लास्ट में बस ये एक्सोस श्रेणी वायुमंडल, वायुमंडल मतलब बाहर की परत, ये सबसे बाहरी परत है पॉइंट नंबर 1। सबसे आंतरिक परत पूछे कौन सी होगी, ट्रोपोस्फीयर होगी। सबसे आंतरिक परत, सबसे बाहरी परत एक्सोस श्रेणी वायुमंडल, इसकी हाइट कहां तक है, 640 से पूरा ऊपर तक ब्रह्मांड पूरा वायुमंडल है। तो आपसे ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा जो हाइट है वो किस परत की है, सभी परतों में वो हमारी एक्सोस्फीयर है, क्योंकि 640 से ऊपर की जितनी हाइट है वो वायुमंडल होगी। उसके बाद में रेडिएशन एरिया ना, उसके बाद में रेडिएशन एरिया, तो एक बार इसके बारे में लिखेंगे, बहुत छोटे पॉइंट है, 2 पॉइंट है बस। देखिए चीजों को समझिएगा, हेडिंग वायुमंडल यानी एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर इसको लेकर बात करें तो देखिए आप लिखेंगे 640 से लेकर ऊपर का सारा भाग वायुमंडल का है। 640 किलोमीटर से ऊपर का सारा भाग इसी परत का भाग, इसी परत का हिस्सा है, इसी परत का पार्ट है, ठीक है। सबसे ज्यादा हाइट इसी परत की है, सबसे ज्यादा हाइट इसी परत की है, ठीक। यह सबसे भारी परत है, आउटर लेयर है, ये सबसे भारी परत आउटर है, बाहरी यानी आउटर है, ठीक है, ठीक। यह स्पेस से जुड़ी हुई है। ये सारी पॉइंट हमारी वायुमंडल, इसके बाद स्पेस को है, ये सबसे 640 किलोमीटर से ऊपर का हिस्सा है, सबसे ज्यादा हाइट इसकी है ना। यहाँ सबसे आउटर लेयर है, इसके अलावा हम बात करें यह स्पेस से जुड़ी हुई है, तो कौन सी परत ऐसी स्पेस से रखती है ना, स्पेस से रखती है वो हमारे पास वायुमंडल है, एक्सोस्फीयर है, ठीक है। तो एक बार सारी चीजें नोट करिए, अब एक बार मुझे बताइए हाँ ना, ये सारी परतों को आपको एक बार रिवाइज कर आपने हाँ ना, आप बताइए फटाफट से नोट करिए, हम सारी चीजें को एक बार समझ लेते हैं, ठीक। जब नेक्स्ट चैप्टर को मूव करेंगे तो आप एक बार फटाफट से नोट करेंगे। क्या हुआ, ये तो लेट हो रहा है, और लेट आने वाली रीडिंग मत किया, रीडिंग नहीं, जो बैठ जाते हैं क्लास में लेट आते हैं बीच वाले गेट से, ठीक है। ये प्लीज लिख रहे हैं, चलिए मैं एक बार 5 2 मिनट लेंगे, आप रिवाइज करेंगे ना, रिवाइज करेंगे मेरे साथ। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं बताऊं 2 मिनट, इससे सारी मौसम होते हैं, भूकंप ओले बारिश सारी है ना। इसके अलावा इसमें बादल बनते हैं, इसके लिए 8 से 8 किलोमीटर है, पोल्स पर 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, अगला हमारे पास संपर्क मंडल, इसमें तापमान रहता है लगभग 35 किलोमीटर है, ओजोन परत पाई जाती है जो हमें 12 किलोमीटर है, इसकी मोटाई को ऑप्शन में आते हैं और इसमें टेंपरेचर कोई परिवर्तन नहीं होता है, हाइट 5 से 50 किलोमीटर है, ठीक। उसके बाद बात करें, उसके बाद मध्यमंडल, ऊपर जाकर टेंपरेचर में गिरावट आती है, सबसे गिरावट है 60 डिग्री टेंपरेचर होता है और इसमें आपको खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारी ऊपर ये लाइफ इससे आइस जो सूर्य के प्रकाश से चार्ज होते हैं, इसके अलावा सबसे गर्म परत है, यहीं से हमारी रेडियो तरंगें टकराकर कम्युनिकेशन में करते हैं, सेकंड करेंगे, ठीक। उसके बाद हमारी नेक्स्ट वायुमंडल, सबसे ऊपरी परत है, भारी परत है, 640 किलोमीटर बाद ये परत फैली हुई है, ठीक है, स्पेस से परत है, ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें हर चीजों को कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद है आप याद भी होंगी साथ साथ ना। अब आप हेडिंग डालेंगे, आप हेडिंग डालेंगे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हेडिंग डालना, बड़े अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर को लेकर बात करेंगे। अच्छा आगे बढ़िए, अक्षांश और देशांतर को देखिए हुआ ये कि जैसे आपको कितने तरबूज है, तरबूज के तरबूज पर लाइन लगती है, क्या उस लाइन से आपको कुछ फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ता है, ये तरबूज की लाइन है, इस पर नहीं है, लाइन खानी है, तो साइन का 20 साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो काल्पनिक है, वो केवल सेव करेंगे, वो बता रही है तरबूज बस। उसी तरीके से हमने अपनी ग्लोब की आकृति बनाई, जैसे मैं अपना अगर मुझे कुछ चेहरे को चेक कराना है तो मुझे चेहरे 3D में लेना पड़ेगा, उसी तरीके से हमने 3D में लिया, उसे कहा ग्लोब, इसकी कोई चीज बहन एक व्यक्ति के बहन ने एक पृथ्वी का 3D में लिया, इसे ग्लोब कहा गया। इस ग्लोब पर कुछ लाइन खींची, उसे इसी बनाइए, जैसे आप अपने पेज लीजिए, जब आप एग्जाम हॉल में 10 12 में कॉपी करते हैं तो आप साइड में लाइन करते हैं, बस बस क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर और ये जगह छोड़ देंगे ताकि बढ़िया स्पेस मिल सके। उसी तरीके से पृथ्वी को अच्छे से स्टडी करने के लिए एक 3D में से निकालिए और उसको डिवाइड कर दिया छोटे-छोटे पोर्शन, जैसे ग्राफ करंट पेपर पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, स्ट्रेटजी पढ़ते हैं, उसी तरीके से हमने पृथ्वी को छोटे-छोटे भागों में बांट दिया। ये कहा गया जो ये आपको दिखेंगे ना, ये दिखाई देंगी ये पैरेलल लाइंस, इन्हें कहा गया लैटिट्यूड यानी अक्षांश दिखाई, और जो आपको ये दिखेंगे जो हमारे पोल्स को जोड़ने का काम कर रही है इन्हें कहा गया लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर दिखाई। क्या कहा गया, देशांतर दिखाई, पहला पॉइंट बस विचार शुरू करिए, ठीक। तो इन्हें कहा गया, इन्हें हमें कहा गया देशांतर दिखाई और ये कहा गया अक्षांश दिखाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यदि मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा तो आप एक चीज समझेंगे, क्या समझेंगे आप, यहाँ पर एक चीज समझेंगे, मैं यहाँ पर जूम कर देता हूं, मैं यहाँ पर इस तरीके से लेता हूं ताकि आप चीजें क्लियर है। मैंने लोग आप एक व्यक्ति एक पृथ्वी को अच्छे से समझने के लिए एक ग्लोब तैयार किया गया, एक ग्लोब तैयार किया गया और इस पर कुछ इमेजिनरी लाइन यानी काल्पनिक रेखाएं, इस पर और इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई यानी इमेजिनरी लाइन, जिन्हें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहा गया, जिन्हें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहा गया, लैटिट्यूड यानी अक्षांश और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर कहा गया। अच्छा ग्लोब की खोज कैसे की थी, ग्लोब की खोज को लेकर पूछे वो कितनी बहन इसके लिए बहन की सिंपल है ना, कोई ऐसी चीज है जो आपको देशांतर करेगी। समझो हाइट के बारे में समझिए, हाइट में ऐसी क्या चीज क्लास में जो आपको समझ नहीं आया, ये हाइट होती है जैसे आपके परतों की हाइट है, और जो हाइट है ना वो पृथ्वी की तल से नहीं बताएंगे, वो आपस में परतों की हाइट है, पास से नहीं, मतलब कैसे बताऊं, चीजें समझिए, अगर आपको हाइट समझ में नहीं
ये कहने का मतलब इसका ये था, अगर इस हाइट की बात करूं मैं, तो आप ये देखेंगे ये वाली हाइट कितनी थी 50, ये हाइट कितनी है 80, तो इसका कहने का मतलब इसकी हाइट 50 से 80 किलोमीटर तक है। ये भी पूछ सकता है पृथ्वी के तल से इसकी हाइट कितनी है, तब आपका आंसर होगा पृथ्वी के तल से इसकी हाइट 50 किलोमीटर स्टार्टिंग और एंड कितना है, एंड 80 किलोमीटर, मैक्सिमम पूछता है 80 और शुरुआत करता है 50, कहने का मतलब ये था। अच्छा हम यहाँ पढ़ते हैं ये बात क्या बताया आपको, ये बताया आपको है ना। तो आपने क्या कुछ आदमी डिवाइड की चीज समझ लीजिए, डिवाइड करके पेज को हमने लोगों को 3D में डिवाइड कर दिया। ये जो पोल्स को जोड़ रही है ना, पोल्स को जोड़ रही है, ये कौन सा पोल है, ये नॉर्थ पोल, नॉर्थ और ये साउथ पोल, ये कौन सा है, साउथ पोल, साउथ पोल है। तो जो पोल्स को जोड़ने का काम कर रही है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने का काम कर रही है, वो हमारी कौन सी है, वो हमारी है लॉन्गिट्यूड डिस्क। और जो हमारी इस प्रकार स्फीयर बना रही है, वृत्त का निर्माण कर रही है ना, पीछे से ये वाली इस तरीके से जुड़ी हुई है, इस तरीके से वृत्त का निर्माण कर रही है, इन्हें कहते हैं क्या, लैटिट्यूड, यानी ये है अक्षांश। अक्षांश किसका निर्माण करती है, अक्षांश स्फीयर का निर्माण करती है, स्फीयर गोले का निर्माण करती है, गोल। ठीक, अच्छा इसके अलावा जो पोल्स को जोड़ने का काम करती है, तो ये क्या करती है, ये पोल्स को कनेक्ट करती है, पोल्स को जोड़ती है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। बहुत सिंपल है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अभी आप ये समझा पृथ्वी की स्टडी के लिए हमने इससे 3D में स्टडी की, और सिंपलीफाई करने के लिए हमने छोटे-छोटे भागों में डिवाइड कर दिया। हमने ऊपर से नीचे की ओर काटा, यानी ऊपर से नीचे साउथ से नॉर्थ पोल की ओर काटा, नॉर्थ साउथ पोल की ओर काटा, उन्हें लॉन्गिट्यूड कहा गया। सब काल्पनिक है, ऐसा कोई लाइन पृथ्वी में नहीं है। अच्छा जो हमने इस प्रकार की वृत्त बनाया, गोल गोल वृत्त बनाया, इस तरीके से हमने लैटिट्यूड अक्षांश से इसकी खोज किसने की, लोकी, वो था कौन था, ठीक ठीक है। तो एक बार सारी चीजों को नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जवाब नोट डाउन करिए। सबसे पहले अक्षांश से सबसे पहले अक्षांश से सन्मान मिलेगा, पढ़ा रहा हूं बीच में, पढ़ा रही तुम क्या करते हो ये बताओ, तुम पढ़ते नहीं कमेंट वाली के अलावा भैया कमेंट क्लास में पूछिए, कोई डाउट हो बीच में अच्छे से पढ़ा करो। अच्छा क्या डाउट तुम्हारा, चलिए बताओ ना, उसमें नहीं है भाई, कोई डाउट भी होगा, अच्छा डाउट मैं बताऊंगा आपकी क्या दिक्कत आ रही है, एक बार से नोट डाउन करिए। तो हेडिंग अक्षांश से लैटिट्यूड लाइन, चलिए लैटिट्यूड लाइन के बारे में बात करें। आपने बहुत सिंपल लैटिट्यूड लाइन देखिए, लैटिट्यूड लाइन जो होती है ना, लैटिट्यूड लाइन ये क्या होती है वास्तव में, लैटिट्यूड लाइन मान लीजिए मैंने ये लाइन खींची, ये लाइन इक्वेटर है, इक्वेटर है, सब समझ जाओगे थोड़ी देर में, ये मेरी लाइन है, ये पृथ्वी का केंद्र है, यहाँ पे पृथ्वी का केंद्र होगा, मैंने एक डिग्री लाइन खींची, एक डिग्री मतलब होगी तो लेकिन एग्जांपल ये कंसेप्ट है, ये मैंने कुछ लाइन खींची, ये मैंने कुछ ठीक कुछ लाइन खींची। अगर मैं लाइन को देखूं तो आप कहेंगे पृथ्वी के केंद्र से यानी अर्थ का केंद्र है, उससे हमारी कोणीय दूरी है ना, कैसी है कोणीय दूरी है, एंगुलर डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस को हर एक अक्षांश रेखा, हर एक अक्षांश रेखा जो है ना वो एक डिग्री के अंतर खींची गई है, कहां से, पृथ्वी के केंद्र से। इस प्रकार पृथ्वी के केंद्र से एक खींची, आपने ठीक खींचने के बाद क्या हुआ, यही लाइन आगे इस तरीके से समझिएगा, मान लीजिए मैंने एक डिग्री खींची और मैंने इसी को आगे इस प्रकार ये मेरी एक डिग्री अक्षांश, उसके बाद ये मेरी 2 डिग्री अक्षांश है ना, उसके बाद ये मेरी 3 डिग्री अक्षांश, ये मेरी 4 डिग्री अक्षांश है ना, और मैंने इसी तरीके से सारी अक्षांश रेखाओं को बना दिया। तो आपसे पूछता है वास्तव में अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड लाइन क्या है, आपने लैटिट्यूड लाइन जो है ना वो पृथ्वी के केंद्र से यानी सेंटर जो है अर्थ का, वहां से एक डिग्री की दूरी है, एक डिग्री की एंगुलर डिस्टेंस है, एक डिग्री की एंगुलर डिस्टेंस से रेखा खींची गई है, सिंपल है। अच्छा ये एक गोलाकार वृत्त बनाती है, एक स्फीयर बनाती है ना, स्फीयर बनाती है, यानी अगर मैं एक तरीके से समझिए कोई मेरे पास गोल चीज है, आप सेम काटिएगा, आप सेम इस तरीके से काटिए ऊपर से, तो आप देखिए गोल गोल एक कवरिंग बनेगी, जैसे है, फिर काटिए फिर गोल गोल कवरिंग बनेगी, फिर काटिए फिर गोल गोल कवरिंग बनेगी, तो वास्तव में गोलाकार स्फीयर बनाती है, गोला बनाती है, इस तरीके से होती है, पीछे को इस तरीके से घूमकर गोला बनाएंगे, गोल बनाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन ये बनेंगे, सबसे पहला ये एंगुलर डिस्टेंस होती है, दूसरी वृत्त का निर्माण करती है, वृत्त का निर्माण करती है, तीसरा ये समानता होती है, समान दूरी होती है, मुझे बात करिए जो एक डिग्री के अंतर है तो सीधी सी बात है समान डिस्टेंस होगी, समान डिस्टेंस होगी, मतलब एक डिग्री के अंतर है तो सब समान डिस्टेंस होंगे, यानी ये भी इक्वल डिस्टेंस होगी, 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 सारी इक्वल डिस्टेंस होगी, सिंपल सी चीज है। तो एक बार समझिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहला पॉइंट लिखूंगा पहले समझिए, सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा, ये जो होगी हमारी पहला ये हमारी एंगुलर डिस्टेंस होती है, इस तरीके से और मैंने इसे यूं करके खींच दिया, ये हमारी एक यानी इसका निर्माण करती है, वृत्त का निर्माण करती है, उसी तरीके से ये भी वृत्त का निर्माण करेगी, गोल गोल है ना, ये भी वृत्त का निर्माण करेगी। तो पहला पॉइंट ये एंगुलर डिस्टेंस होती है, वृत्त का निर्माण करती है, लिखते चलेंगे, ये पृथ्वी के केंद्र से, ये पृथ्वी के केंद्र से एंगुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। प्रत्येक लैटिट्यूड एक डिग्री के अंतर खींची जाती है, एक लैटिट्यूड एक डिग्री के अंतर पर खींची जाती है, चलिए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर एक अक्षांश ये है ना, मेरे पास एक अक्षांश ये रही, एक ये रही, दूसरी एक डिग्री के अंतर पर ये रही, तीसरी एक डिग्री के अंतर पर ये रही, चौथी एक डिग्री के अंतर पर ये रही, ठीक है। जब एक डिग्री के अंतर पर है तो इनके बीच की डिस्टेंस भी इक्वल होगी, यानी सारी सारी इक्वल डिस्टेंस होगी है ना, अब ये समान दूरी पर होती है, ये सभी समान दूरी पर होती है, या ऐसे लिखिए सभी के बीच में समान दूरी है, इन सभी के ऐसे लिखिए, दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी की दूरी इक्वल होती है जो कि कितनी होती है, जो कि 1 किलोमीटर होती है, कितनी होती है, 1 किलोमीटर होती है, ठीक। अच्छा यदि मैं बात करूं इसी को लेकर, इनके बीच खाली जगह की बात होगी वाली, इसे कहा जाता है कटिबंध, यानी दो अक्षांश के बीच के स्थान को कहा जाता है कटिबंध। आप देखेंगे दो अक्षांश के बीच की जगह को, दो अक्षांश दो लैटिट्यूड के बीच के स्थान को कटिबंध कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। चलिए हेडिंग आपने डाली नहीं लैटिट्यूड, मैंने शुरुआत में लिखा है समझाने की बात बोला लैटिट्यूड हम पढ़ रहे हैं, लैटिट्यूड यानी अक्षांश पढ़ रहे हैं सबसे पहले, जब मैं अक्षांश देशांतर को बता दिया मैंने उसके बाद बोला अक्षांश पढ़ रहे हैं है ना, अक्षांश पढ़ रहे हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये हमारी ग्लोब है ना, इस प्रकार ये हमारी एक अक्षांश ही रही, ये हमारी एक अक्षांश ही रही, ये 0 डिग्री ना, 0 डिग्री, अब यहाँ से हमारी एक डिग्री के अंतर पढ़ेंगे, एक डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे ऊपर जाएंगे, इसी तरीके से नीचे हमारी ऐसे चलेंगे, नीचे हमारी ऐसे चलेंगे, ठीक। आपसे पूछता है ये बीच वाली कौन सी है, ये बीच वाली जो आपको दी हुई है हमारी 0 डिग्री, ये कौन सी है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछा 0 डिग्री से है ना, 0 डिग्री से ऊपर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 90, 0 डिग्री के नीचे कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 90, तो टोटल कितनी हुई 180 181, देखिए ये हमारी 0 डिग्री है, इससे ऊपर कितनी है 80, सो 90 90, और इससे नीचे कितनी है 0 डिग्री से, ये भी हमारे पास 90 90, तो टोटल कितनी है 90 और 90 और बीच वाली 181 अक्षांश होती है, टोटल अक्षांश कितनी होती है 181 होती है, एक पॉइंट बना लिखेंगे, टोटल अक्षांश टोटल लैटिट्यूड कितनी होती है 90 + 90 + 1 है ना, तो टोटल कितनी अक्षांश 181 होती है, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर कितनी लाइन है और 0 डिग्री के नीचे कितनी लाइन है, और बीच वाली 0 डिग्री को एक लाइन है जिसे हम मध्य रेखा कहते हैं, जिसे कहते हैं मध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितनी 181 लैटिट्यूड अक्षांश, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं अक्षांश रेखाएं कितनी है, ये तो अक्षांश टोटल लैटिट्यूड लाइंस कितनी है, तो आपके पास पॉइंट आएगा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं ऊपर बढ़ते हैं, तो जाते जाते पोस्ट पर जाके पॉइंट बन गया, एक पॉइंट बन गया, उसी तरीके से नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद पॉइंट बन गया, रेखा नहीं रही घटते 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 पॉइंट बन गया, तो समान तो रहेंगे, ये पृथ्वी जैसे घटा से है ना, तो नीचे आके इनकी लंबाई जो है घटने लगी और घटते 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 पॉइंट बन जाएगा, तो ये जो हमारी रेखा नहीं है, तो रेखा मुझे 181 से आप दो घटा देंगे क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक बिंदु है, पॉइंट है, रेखा नहीं है। तो आपसे पूछा टोटल लैटिट्यूड लाइन कितनी है, टोटल लैटिट्यूड लाइन कितनी है, टोटल लैटिट्यूड की लाइन है, लाइन कब होगी, पॉइंट लाइन काउंट नहीं होगा, आप टोटल लैटिट्यूड लाइन जो है 181 - 2 है, टोटल कितनी है 181 - 1 - 2 170 9 है हमारे पास लैटिट्यूड लाइन है, लैटिट्यूड लाइन से क्लियर कीजिए, आप पॉइंट बना लेंगे, क्या पॉइंट बना लेंगे जो हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो लैटिट्यूड है वो लाइन ना होकर एक पॉइंट है, तभी हमने उन दोनों को हटा दिया ना, तो एक पॉइंट बनाकर इसमें लिखेंगे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल, साउथ पोल लाइन ना होकर, लाइन नहीं होकर केवल एक पॉइंट है, केवल एक पॉइंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सारे पॉइंट आपको लैटिट्यूड से क्लियर करने हैं, नहीं हुआ लैटिट्यूड अभी हम कर्क रेखा जाएंगे, भूमध्य रेखा जाएंगे, मकर रेखा जाएंगे, रंग देखेंगे कर्क रेखा हमारी कितनी कॉन्टिनेंट से करती है, भूमध्य रेखा कितनी कॉन्टिनेंट से करती है, कर्क रेखा कितनी कॉन्टिनेंट से करती है, इन रेखाओं का परिवार देश कौन कौन से हैं, है ना, और इनसे और भी जानकारी कल की क्लास में करेंगे,
आगे क्लास है, तो इसके आगे का क्वेश्चन कल करेंगे। तो अब तक जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करके खास तौर पर जो मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया उसको सारा रिवाइज करके क्लास में लैटिट्यूड का अभी 30% हुआ है, 70% बाकी है लैटिट्यूड का, फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर की बात करेंगे। कल आपकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड खत्म हो जाएगी। उम्मीद है आप सभी बच्चे योगी क्लास और हो सके चीजों को रिवाइज करते हुए कमेंट पर थोड़ा ध्यान देना, चीजों को लाइव क्लास है अच्छे से पढ़ो शांति से, समझा करो चीजों को। उम्मीद है आने वाले एग्जाम जो है आपके निकालोगे अगर रिवाइज करते हो जो आपके सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से अभी से टाइम टेबल लगा दीजिए। ठीक, कल जब आओ तो कम से कम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे, बाकी कल करते हैं। ठीक, धन्यवाद। ऐसा नहीं बोलते हैं, ये गलत बात है, ये कोई वर्ड नहीं बोलेंगे। चलिए लास्ट टाइम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे थे, अक्षांश देशांतर की बात कर रहे थे। सबसे पहले पॉइंट आता है अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड लाइन और लैटिट्यूड लाइन की बात कर रहे थे। मैंने आपको क्या बताया था वो चीज समझिएगा। लैटिट्यूड लैटिट्यूड अक्षांश अक्षांश को लिखने का डिस्टेंस किया, कोई बात नहीं, आप दोबारा से शुरू करके और आगे बढ़िए। यदि हम बात करें अक्षांश रेखा को लेकर, इसको लेकर अक्षांश रेखा को लेकर, तो मैंने बताया पृथ्वी का केंद्र रहा और केंद्र से जो हमारी एंगुलर डिस्टेंस होती है, एंगुलर डिस्टेंस यानी कोणीय दूरी होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या अक्षांश रेखा कहते हैं, यानी अक्षांश रेखा वास्तव में क्या है, पृथ्वी के केंद्र से एंगुलर डिस्टेंस जो होती है वो हमारी अक्षांश रेखा होती है। तो अक्षांश को लेकर हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था हमारी अक्षांश रेखा जो है वो कितनी है, तो मैंने आपको वर्ड बताया था क्या, मैंने चीज बताई थी आपको ये थी, मैंने ये कहा था ये हमारी अक्षांश रेखा है, ठीक है, ये हमारी अक्षांश रेखा है, ये मैंने मान लीजिए ये जुड़ी हुई अक्षांश रेखा, ये मैंने ये कहा इससे ऊपर कितनी अक्षांश रेखा है, इससे ऊपर 90 है और इससे नीचे कितनी अक्षांश रेखा है, इससे नीचे 90 है और एक हमारी ये जिसे कहते हैं इक्वेटर लाइन घूमते हैं, इक्वेटर लाइन घूमते हैं कहते हैं। तो टोटल हमारे पास कितनी अक्षांश रेखा है कोई बताएगा, आपने टोटल अक्षांश रेखा नहीं अक्षांश, अगर मैं टोटल लैटिट्यूड अक्षांश लैटिट्यूड को लेकर बात करूं, लैटिट्यूड केवल लैटिट्यूड को लेकर बात करूं, तो हमारे पास कितनी होगी, 90 ऊपर 90 नीचे और ये 90 प्लस 1 यानी हमारे पास टोटल 181 अक्षांश होंगी, लैटिट्यूड होंगी। ठीक, उसके अलावा हम बात करें अगर आप लैटिट्यूड लाइन तो आप एक वर्ड समझेंगे, जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ हमारा पोल्स पर आगे लाइन बना केवल एक पॉइंट बने, या केवल एक पॉइंट बने, यानी हम ये लाइन नहीं बोल सकते, यानी बोल सकते लाइन नहीं बोल सकते, ये केवल हमारा पॉइंट है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, साउथ पोल है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है हमारे केवल एक पॉइंट है, यहाँ केवल एक पॉइंट है, तो ये हमारे किससे काउंट नहीं होंगे, ये हमारे बिल्कुल भी अक्षांश रेखाओं में काउंट नहीं होंगे। तो ये आपसे पूछ लो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, लैटिट्यूड लाइंस कितनी है, तो आप टोटल ऐसे दो घटा देंगे, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल लाइन बनाकर एक पॉइंट बनाते हैं, तो आप लिखेंगे लैटिट्यूड लाइन कितनी है, मैं यहाँ लिखता हूँ लैटिट्यूड लाइंस कितनी है हमारे पास, आपके हमारे पास लैटिट्यूड लाइंस जो है वो है 181 -2 और -2 कौन सा नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो दो पॉइंट है, इससे हमें ये पता चलता है हमारे पास लैटिट्यूड लाइन 179 है। दोनों क्वेश्चन बहुत गौर से सुनना, एक हमारे पास लैटिट्यूड पूछेगा अक्षांश पूछेगा, एक हमारे पास अक्षांश रेखा लैटिट्यूड लाइंस पूछेगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को पहले नोट करिए, यहाँ तक हम लिख चुके थे और डिस्कस भी कर चुके हैं, यहाँ तक चीजें क्लियर थी, हाँ ना, यहाँ तक नोट कर लिया था, अब हम आगे क्यों समझेंगे, तो पहले इसे नोट कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए हमारी क्यों, ठीक है। अब अक्षांश को लेकर कैसे पॉइंट बनते हैं, देखिए अक्षांश को लेकर कैसे पॉइंट बनते हैं वो समझिएगा, जैसे जैसे बात मैंने लिखा ये रही, ठीक है। आप एक चीज समझिए, मैंने आपको बताया था अक्षांश रेखा जो है ये पैरेलल होती है, पैरेलल का मतलब क्या है, समान दूरी पर होती है, समान दूरी पर एक डिग्री की दूरी पर होती है ना, प्रत्येक अक्षांश की दूरी होती है एक डिग्री की दूरी पर होती है, ठीक है। अच्छा जब एक डिग्री की दूरी पर है तो इसका मतलब इनके बीच डिस्टेंस इक्वल होगी, ये भी मैंने लिखा था और वो 1 किलोमीटर है ना, कितनी है 1 किलोमीटर है, ठीक। तो एक बार चीज को समझिए, ये हमने कल ये समझ चुके थे, इसके आगे क्वेश्चन समझिए, ये हमारी लैटिट्यूड लाइन, ये हमारी लैटिट्यूड लाइन, मुझे चीज बताइए अगर मैं पृथ्वी से टेन मानूं तो आप मुझे जैसे जैसे मैं ऊपर की ओर बढ़ूंगा इनकी हाइट कम होगी या बढ़ेगी, मुझे इनकी लंबाई कम होगी या बढ़ेगी, इस प्रकार मैं ऊपर की ओर बढ़ जाऊंगा, आप एक चीज देखिए समझिए इनकी लंबाई ऊपर जाकर पॉइंट बन गया, यानी हम ये कह रहे हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर है, इक्वेटर जो है वो सबसे लंबी डिस्टेंस है, इसे कहा गया भूमध्य रेखा, क्या कहा गया भूमध्य रेखा। आपसे पूछे सबसे लंबी लैटिट्यूड लाइन कौन सी है, वो भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से ऊपर चलती है, ये पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र से ऊपर चलती है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। अब जैसे ही हम भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे या भूमध्य रेखा से नीचे की ओर जाएंगे, लैटिट्यूड लाइन की लंबाई घटती हुई जाएगी क्योंकि पृथ्वी से अंडा है, इसका मतलब आप समझिए जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, साउथ पोल जाएंगे नॉर्थ पोल जाएंगे, इनकी लंबाई घटती हुई जाएगी, एक पॉइंट बना देंगे इस चीज को, जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा वैसे वैसे घटती हुई जाएगी, ठीक है। आप लिखेंगे सबसे लंबी लैटिट्यूड लाइन भूमध्य रेखा इक्वेटर है, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा है, ठीक है, क्योंकि है पृथ्वी के केंद्र से ऊपर चलती है, पृथ्वी के केंद्र से ऊपर चलती है, पृथ्वी के सेंटर से ऊपर चलती है, मुझे सिंपल कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा मैंने उसके बाद बताया जैसे हम ऊपर जाएंगे इक्वेटर से और इक्वेटर से नीचे जाएंगे, है ना, तो इक्वेटर से ऊपर जाने और नीचे जाने पर इस लैटिट्यूड लाइन की लंबाई घटती हुई जाती है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाते हैं एक पॉइंट बन जाते हैं, है ना। इस चीज को लिखेंगे यहाँ पर इक्वेटर से नीचे और इक्वेटर से नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल व साउथ पोल की ओर जाने पर लैटिट्यूड लाइन की लंबाई घटती है, लाइन की लंबाई घटती है। सिंपल है नहीं है, बहुत सिंपल है। अच्छा आप लिखिए नॉर्थ पोल पर जाकर, नॉर्थ पोल व साउथ पोल पर जाकर पोल पर लैटिट्यूड एक पॉइंट बन जाते हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जो मैंने आपको बताया, ठीक, जो मैंने आपको बताया वो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत है कोई नहीं है। अच्छा यदि मैं बात करूं सबसे लंबी कौन सी भूमध्य रेखा, उसके ऊपर नीचे जाने पर लंबाई घट रही है, लेकिन समान दूरी पर होती है, कितने होते हैं समान दूरी पर, यानी इनके बीच की डिस्टेंस होती है इक्वल होती है, सभी के बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है। अब मैंने आपसे पूछा है वो बात अलग है कि आपको कोई देंगे, इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है, अब कितनी होती है वो होती है 1 किलोमीटर, यानी 111 किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस होती है। आप एक बार लिखिए इस चीज को, दो लगातार लैटिट्यूड लाइन के बीच की दूरी इक्वल होती है और ये है 1 किलोमीटर होती है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सही है। अच्छा अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो आप ये चीज समझेंगे कि हम 1 डिग्री बढ़े, 2 डिग्री बढ़े, 3 डिग्री बढ़े, 4 डिग्री बढ़े, उसके बाद हम एक पॉइंट आएगा 37 डिग्री और एक नीचे की साइड 37 डिग्री आएगा, यानी अगर मैं इसे इक्वेटर मानूं, ये है इक्वेटर है, ठीक है, भूमध्य रेखा इक्वेटर नहीं भूमध्य रेखा है, ठीक है। अच्छा अब मैंने ये कहा एंगुलर डिस्टेंस 1 डिग्री तक होती है, ठीक। अच्छा मैं ये लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन इसे मैं मान लेता हूं 37 डिग्री, कितनी मान लेता हूं 37 डिग्री मान लेता हूं 37 डिग्री, ठीक है। और इसको मैं मान लेता हूं 37 डिग्री, ये हमारी कितनी है, ये 37 डिग्री, ये हमारी साउथ है, ये साउथ में क्योंकि इक्वेटर से साउथ में, ये नॉर्थ में होगी क्योंकि इक्वेटर से नॉर्थ में। आप लिखेंगे इक्वेटर से नॉर्थ की ओर जो 37 डिग्री रेखा है उसे कहा जाता है कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर से 37 डिग्री साउथ में जो रेखा है उसे कहा जाता है मध्य रेखा, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी हमारी मध्य रेखा होगी, ठीक। अच्छा ये कौन सी है, ये कर्क रेखा है, ठीक, ये कौन सी है, ये मध्य रेखा है, ठीक। तो आपसे पूछेगा कर्क रेखा कितनी डिग्री होती है, 37 डिग्री। कर्क रेखा क्या है, 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 37 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, 66 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, 66 डिग्री से आपको करना है वो लैटिट्यूड है, पहली चीज क्योंकि सारी अक्षांश रेखा है। दूसरी चीज ये 37 डिग्री है, तीसरी चीज नॉर्थ में है, तीसरी चीज नॉर्थ में है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, आपने बिल्कुल नहीं है। सूर्य जो है इन दोनों के बीच में चलता है, सूर्य की गति होती है, आपसे पूछेगा जो हमारा सन है, सन जो है वो इन दो रेखाओं के बीच में चलता है, कर्क रेखा से लेकर मध्य रेखा तक सूर्य की गति है। इससे ऊपर दूर नहीं पड़ती है, दूर पड़ता मैं और चलने मारूं तो हाथ को लगा देगा आपके हाथ, उसी तरीके से चमकता है, यहाँ चलती है दूर जाएगी, यहाँ चलती है दूर जाएगी, है ना आपके हाथ। लेकिन आप एक चीज देखेंगे साफ नहीं लिखा, जैसे कितने बच्चे साफ नहीं लिखा, चलिए अब मैंने पूरी लाइन डाउन कर दी, अब जाए
अब बीच में क्लास नहीं करेगा कोई, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत ये है आपके यहाँ जो हमारा सन है, सन जो है हमारा वो बिंदु रेखाओं के बीच में चलता है, आपने वो हमारा कर्क रेखा से लेकर और मकर रेखा के बीच में चलता है सन, ये सन की गति इन दोनों के बीच में, ठीक है। आप समझिएगा कैसे होती है, ठीक कैसे होती है वो चीज समझिएगा। देखिए मैंने लिया, मैंने सन लिया, मैंने लिया, मैंने सन लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने माना कि दिन मानता हूँ, मैं दिन यहाँ से मानना शुरू करता हूँ, ये हमारे पास सन है, सन है ये, ठीक है। ये दिन है हमारे पास 22 दिसंबर, सॉरी 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास 21 जून है, 21 जून है, 21 जून है, यहाँ पे लिखा साफ नहीं लिखा है, कैसे हो सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो सन है हमारा 22 दिसंबर पर किस पर चमकता है, मकर रेखा पर चमकता है। इसके बाद ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि लास्ट इसका पॉइंट यही है, इससे ऊपर की ओर जाएगा, इसका मतलब दिन किस ओर जाएंगे, जनवरी के महीने में जाएंगे, हाँ या ना आपके यहाँ दिन जो है हमारे जनवरी के महीने में जाएंगे, दिन किस जाएंगे, दिन जो है जनवरी के महीने में जाएंगे, तो ये जाकर जाकर कहां पहुंचेगा, ये पहुंचेगा 22 मार्च पर, 22 मार्च पर पहुंचेगा, ठीक है। यानी दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, और मार्च में चमकेगा किस पर, भूमध्य रेखा इक्वेटर चमकेगा। उसके बाद मार्च में अप्रैल मई और जून के महीने में किस पर चमकेगा, जून के महीने में जाकर चमकेगा हमारा कर्क रेखा पर, है ना। अच्छा उसके बाद ये नीचे की ओर जाएगा क्योंकि इस मूवमेंट कैसे ऊपर से नीचे की ओर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, है ना आपके यहाँ। उसके बाद 21 जून के बाद नीचे आना शुरू करेगा, जब नीचे आएगा तो जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, और ये 23 सितंबर को, 23 सितंबर को यहाँ पे 23 सितंबर को ये फिर से हमारा कहां चमकेगा, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर चमकेगा, ठीक है इक्वेटर पर चमकेगा। अब यहाँ पर 21 समझोगे क्या, यहाँ पर 21 समझोगे जो हमारा सन है उसकी मूवमेंट किस तरीके से है। मान लीजिए 22 दिसंबर को ये किस पर चमक रहा है, मकर रेखा पर चमक रहा है, तो उसके बाद ऊपर की ओर बढ़ेगा, क्योंकि इसकी गति कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर है। यानी अब 22 दिसंबर को अगर ये है मकर रेखा पर है, तो दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी और मार्च, मार्च में आ जाएगा इस पर, मार्च में आ जाएगा भूमध्य रेखा पर, मार्च के बाद ऊपर की ओर जाएगा अप्रैल मई और जून, जून 21 जून में सीधा सीधा चमकेगा इस पर कर्क रेखा पर। उसके बाद नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, 23 सितंबर को चमकेगा भूमध्य रेखा पर फिर से। उसके बाद नीचे की ओर बढ़ेगा सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर इस पर फिर से चमकेगा हमारा मकर रेखा पर, ठीक है मकर रेखा पर चमकेगा। सिंपल सी बात है। आपसे पूछता है जब हमारा सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर गति करता है तो भूमध्य रेखा को कितनी बार काटता है, भूमध्य रेखा को कितनी बार काटेगा, आपके इक्वेटर को 2 बार काटता है। जब ऊपर जाता है तो 22 मार्च को, और जब नीचे आता है तो 23 सितंबर। इसकी गति पूछता है 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा को कब काटेगा, ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर आएगा, आपको याद रखना है। जब हमारा ऊपर से नीचे आएगा तब 23 सितंबर को काटेगा, और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो 22 मार्च को काटेगा, ठीक है 22 मार्च को काटेगा। चीज क्लियर है, आपकी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जब ये 21 जून को चमकता है कर्क रेखा, इसे कहते हैं कर्क संक्रांति, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति से कहा जाता है। अच्छा जब हमारा भूमध्य रेखा पर सॉरी मकर रेखा पर चमकता है इसे कहते हैं मकर संक्रांति, संक्रांति कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं, ठीक है। अच्छा जब ये है भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो इस समय दिन और रात बराबर है, दिन में रात बराबर बराबर है। तो मुझे पता है दिन और रात साल में कितनी बार बराबर है, दिन और रात है ना, दिन और रात साल में 2 बार बराबर है। 23 सितंबर और 22 मार्च को भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकता है, दिन रात बराबर है, दिन रात बराबर 2 बार भूमध्य रेखा चमकता है, 23 सितंबर और 22 मार्च, ठीक है ठीक है। यार दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा अगर हम बात करें इसके अलावा जब हमारा सूरज देखिए ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, नदर हेमिस्फीयर है, नदर हेमिस्फीयर है, और नीचे वाला कौन सा है, सदर्न हेमिस्फीयर है, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए 21 जून को, 21 जून को अगर सूर्य नदर हेमिस्फीयर में चमका है इसका मतलब क्या है, वहां पर प्रकाश ज्यादा मिल रहा होगा। अच्छा प्रकाश ज्यादा मिल रहा होगा, लाइट ज्यादा मिल रही होगी, दिन बड़ा होगा, ये चक्कर लाइट जल्दी उजाला है, इसका मतलब नदर हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है 22 दिसंबर, उल्टा होता है समझिएगा। जब 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य चमकेगा, नदर हेमिस्फीयर में मैक्सिमम हाइट पर चमकेगा, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा नदर हेमिस्फीयर में। जबकि मकर रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर को चमकेगा, तब चमकेगा 22 दिसंबर को चमकेगा, तो जब 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में चमकेगा इसका मतलब प्रकाश ज्यादा मिलेगा, प्रकाश ज्यादा मिलेगा हमारी दिन बढ़ेंगे। तो आपसे पूछता है नदर हेमिस्फीयर होता है 21 जून को सूर्य लगातार चमकता है, सदर्न हेमिस्फीयर सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर होता है, ठीक है 22 दिसंबर होता है। अच्छा मुझे बताइए अगर 21 जून को सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा दिन है तो रात सबसे छोटी होगी नहीं, तो इसका मतलब उल्टा दिन 24 घंटे है, मैंने क्या दिन सबसे बड़ा है तो रात सबसे छोटी है, इसका मतलब 21 जून को नदर हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को सूर्य लगातार चमकता है, सदर्न हेमिस्फीयर में और रात सबसे छोटी। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में से लिख लो आप, यहाँ एक बार में से लिख लेते हैं जो है आप लिखेंगे पॉइंट बनाकर सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 जून को सीधा चमकता है, सीधा चमकता है, चमकता है। इसीलिए इसीलिए यहाँ दिन बड़े वह रातें छोटी होती हैं, वह रातें छोटी होती हैं और इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्क संक्रांति कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सी चीज, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं इक्वेटर को, है इक्वेटर, मैं इक्वेटर बताया, इक्वेटर 2 बार चमकेगा 23 सितंबर और 22 मार्च, तो 23 सितंबर और 22 मार्च को सूर्य इक्वेटर पर सीधा चमकता है, इस समय दिन और रात बराबर होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लिखेंगे 23 सितंबर 23 सितंबर वह 22 मार्च को 21 मार्च को सॉरी 22 मार्च को सन इक्वेटर पर सीधा चमकता है, सीधा चमकता है। इस समय इस दिन दिन वह इस समय दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में सूर्य जो है वो मकर रेखा पर सीधा चमकता है 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को जो सदर्न हेमिस्फीयर है इसमें हमारे दिन जो है वो बड़े और रातें छोटी होती हैं, रातें छोटी होती हैं, ठीक है। आप लिखेंगे सूर्य मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सीधा चमकता है, सीधा चमकता है। इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर में रातें छोटी व दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी व दिन बड़े होते हैं। अब मुझे बताइए यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत है मुझे बताइए, वरना हम आगे बढ़ेंगे, है ना, ठीक। इसे कहते हैं इसी घटना को मकर संक्रांति कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं। वो त्योहार वाली मकर संक्रांति से कंपेयर करना, संक्रांति का मतलब सूर्य का सीधा चमकना, यानी कर्क संक्रांति का मतलब कर्क रेखा पर चमकना, मकर संक्रांति का मतलब मकर रेखा पर चमकना, और भूमध्य संक्रांति का मतलब भूमध्य रेखा पर सीधा चमकना, है ना। ये सारी चीजें क्लियर है। अरे भाई कौन सा साफ नहीं चमक रहा तुमने, ये बताओ मुझे, यहाँ तक कोई दिक्कत है मुझे बताइए, वरना इसे आप नोट डाउन करिए पहले। तो हमने रिवाइज कर लीजिए जो हमने पढ़ा है। अब बात करेंगे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। चलिए यूट्यूब पर प्रैक्टिस सबसे प्रैक्टिस चल रही है, यूट्यूब पर कल सुबह 8 से 9 क्लास है जो कि आज है रिवर्स सिस्टम के क्वेश्चन है। अब हेडिंग डालेंगे लॉन्गिट्यूड यानी दिशा रेखा, लॉन्गिट्यूड यानी दिशा रेखा। चलिए देखिए आपने ये समझा, मैंने आपको ये बता दिया लॉन्गिट्यूड क्या है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं लॉन्गिट्यूड बताता हूँ, इसको लॉन्गिट्यूड यानी दिशा रेखा। आप लिखेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं जो है वो हमारी कहलाती है लॉन्गिट्यूड यानी दिशा रेखा। पहली डेफिनेशन तो आपकी यही रहेगा। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ठीक है मिलाने वाली रेखाएं जो है वो हमारी लॉन्गिट्यूड कहलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। अच्छा एक चीज आप समझेंगे, वो चीज क्या है मुझे एक चीज बताएंगे आप बिल्कुल बताइए क्या बताइए। ये मैंने माना, ये मैंने इक्वेटर माना, ये मैंने माना इक्वेटर, ठीक है। आप यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ पर इनके बीच डिस्टेंस देखिएगा एक बार, यहाँ पर इनके बीच डिस्टेंस देखिएगा, यहाँ पर इनके बीच डिस्टेंस देखिएगा और यहाँ पर इनके बीच डिस्टेंस देखिएगा। क्या ये समान है, क्या ये बराबर है, मुझे बताइए क्या ये बराबर है, आपकी बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ठीक है।
ठीक है, तो आप एक चीज समझिएगा, आप ये समझेंगे कि दो देशांतरों के बीच की दूरी बराबर नहीं होती है। जहां छंद के बीच की दूरी बराबर थी हर जगह, दो छंद के बीच की दूरी या दो देशांतरों के बीच की दूरी बराबर नहीं होगी। ठीक है, कहां होगी? भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद घटती हुई जाएगी। तो आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे ये कि दो देशांतरों के बीच की दूरी मैक्सिमम जो होती है वो हमारी कितनी होती है? वो हमारी भूमध्य रेखा होती है, इक्वेटर के पास होती है। जबकि उससे ऊपर की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी घटती है, या इनके नीचे की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी घटती है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम दूरी कितनी होगी? मैक्सिमम 1.3 किलोमीटर होगी, जबकि मिनिमम पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा 0, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1.3 किलोमीटर, 1.3 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो पहले जो मैंने आपको बताया इसे लिखिएगा, जो मैंने आपको अभी बताया है उसे लिखिएगा। क्या समझा मैंने? कहा नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, नॉर्थ पोल व साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं, मिलाने वाली रेखाएं, रेखाएं क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनके बीच की दूरी इक्वल नहीं होती है, इनके बीच की दूरी बराबर नहीं होती है, इनके बीच की दूरी इक्वल नहीं होती है, नहीं होती है, होती है। ठीक है, आप लिखेंगे इनके बीच की मैक्सिमम दूरी जो है वो भूमध्य रेखा के पास होती है, और भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर इनके बीच की दूरी घटती है, और भूमध्य रेखा से नीचे जाने पर इनके बीच की दूरी घटती है। ठीक है, तो आप इस चीज को लिखेंगे, आप लिखेंगे इनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस भूमध्य रेखा के पास होती है, भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास होती है, भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास होती है, भूमध्य रेखा से नीचे ऊपर जाने पर, भूमध्य रेखा से नीचे ऊपर जाने पर इनके बीच की दूरी घटती है। क्या है? घटती है। समझ गए आप? इनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस, इनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होती है? 1.3 किलोमीटर, और मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम वो ऊपर जाकर मिल जाएंगे 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर होती है। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत है तो आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं चाहिए। सबसे पहले पॉइंट बता लीजिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, ये हमारी सबसे पहले लॉन्गिट्यूड डिस्कशन। ठीक है, लॉन्गिट्यूड डिस्कशन हुआ। ठीक, डिस्टेंस हमारी होगी, उसके बाद उसके बाद होगी, उसके बाद होगी कि जो देशांतर रेखाएं हैं इनके द्वारा, चलो इनकी पहले काउंटिंग कितनी है, इनके बीच की काउंटिंग कितनी है। ये सबसे पहले तो अर्धगोलक बनाती है, क्या बनाती है? अर्धगोलक बनाती है। कैसे अर्धगोलक? ऐसे समझिएगा, अगर यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको, यानी एक्चुअली यहाँ पे समझ लेता हूँ। इसी बात अर्धगोलक का मतलब क्या है? आगे तो आगे होंगी और देखिए एक बॉल जैसे है ना, एक मैं ये लिखा फॉर्म है, ठीक, आगे लाइन इस तरीके से चलेंगी, ठीक है, इस तरीके से चलेंगी, और आगे लाइन इस तरीके से चलेंगी, है ना। तो आधा तो इधर की तरफ आधा होगा और आधा इस तरफ होगा, यानी हाफ अर्धगोलक बनाती है, अर्धगोलक बनाती है। इनकी टोटल कितनी होती है? तो इस तरफ हमारी 180 होती है और इस तरफ हमारी 180 होती है। ठीक है, 180 होती है, तो यहाँ पे 180 पीछे 180, टोटल टोटल 360, टोटल 360 होती है। आप ये अर्धगोलक बनाती है, आगे वाली से होंगी कुछ पीछे वाली से होंगी, है ना, टोटल कितनी होती है? 360 होती है। आप ये दिखाएं, ये दिखाएं अर्धगोलक बनाती है, अर्धगोलक बनाती है, बनाती है। आप देखिए टोटल लॉन्गिट्यूड लाइंस कितनी है? 360, 360 टोटल लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे बताइए लॉन्गिट्यूड कुछ बचा आपका, तो मुझे बताइए, वरना लॉन्गिट्यूड का आगे डिस्कस करते हैं, ताकि हमारी दो लॉन्गिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। 1884 में एक सम्मेलन होता है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जीरो डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जीरो डिग्री को अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल डेडलाइन मानेंगे, और 180 को इंटरनेशनल सॉरी डेडलाइन मानेंगे, 180 180 को मानेंगे डेडलाइन, 180 डिग्री को मानेंगे डेडलाइन, यानी इससे बड़ी डेडलाइन, ये डेडलाइन होगी इंटरनेशनल डेडलाइन, है ना। और ये जो होगी जीरो डिग्री होगी इंटरनेशनल टाइमलाइन, यानी इससे हम कितने बचेंगे ये बताएंगे, और इससे हमारे 180 से क्या डेट होगी बताएंगे, है ना, ये बताएंगे। तो एक बार चीज को लिखिएगा, 1884 में वाशिंगटन डीसी में सम्मेलन होता है जिसमें जिसमें जीरो डिग्री को इंटरनेशनल टाइमलाइन व 180 को इंटरनेशनल डेडलाइन माना गया, इन्हें माना गया। ठीक है, जीरो डिग्री को ना, डिग्री को जीरो। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मेरे पास एक पेज है, पृथ्वी को मैंने इसे मोड़ दिया, मैंने इसे मोड़ दिया इस तरीके से, सिंपल है। हाँ, मोड़ दिया भाई, ये मोड़ दिया। ठीक है, ये नीचे जीरो डिग्री है, जीरो डिग्री के जस्ट पीछे 180 डिग्री है, तभी तो हमारी खुल गई 360 बनेगी, 180 तो जीरो डिग्री के जस्ट पीछे वाली कौन सी है? 180 डिग्री है ना, तो जीरो डिग्री उसके पीछे 180 डिग्री है, जीरो डिग्री को माना गया इंटरनेशनल डेडलाइन और इसको माना गया इंटरनेशनल डेडलाइन माना गया। ठीक, अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा मुझे बात बताइए, ये हमारे पास पृथ्वी है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास पृथ्वी, ये ठीक है, ये अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? ये अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? ये बताएगा, अपने अक्ष पर कितने समय में रोटेट करती है? आपने सही, अपने अक्ष पर 24 आवर में रोटेट करती है, यानी घूमती है। अब कोई चीज घूम रही है पूरी, तो कितनी डिग्री घूम रही होगी? 360 डिग्री, यानी पृथ्वी 24 आवर में 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। तो मुझे बात बताइए, एक आवर में कितनी घूमेगी? एक आवर में क्या, एक आवर में हमारी 360 बटे 24, ठीक है। हाँ, तो हमारी कितनी घूमेगी एक आवर में? एक आवर में घूमेगी हमारी 15 डिग्री, 15 डिग्री घूमेगी। ठीक है, एक आवर का मतलब होता है 60 मिनट, 60 मिनट होता है, यानी 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है, तो एक डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट लगेगा, 4 मिनट। ठीक है, यानी अगर हम ये देशांतर मान लें, ये देशांतर मान लें, एक डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, तो अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि मुझे एक देशांतर से ये सब एक डिग्री का है, फॉर एग्जांपल मैंने 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री माना। अगर मुझे 1 से 2 से 3 पर जाना है तो मुझे 4 मिनट लगेंगे, 3 से 4 पर जाना है 4 मिनट लगेंगे, 4 से 5 पर जाना है 4 मिनट लगेंगे, 5 से 6 पर जाना है 4 मिनट लगेंगे। तो इसका मतलब ये इस तरीके से डिजाइन की गई है कि हमें एक डिग्री देशांतर चलेगा 4 मिनट लगेगा, एक डिग्री देशांतर चलेगा। अब मुझे ये बताइए कि मुझे 2 से जाना है 6 पर, 2 से 6 पर जाना है, मुझे कितने मिनट लगेगा? 2 डिग्री से जाना है 6 डिग्री, कितने मिनट लगेगा? तो आप कहेंगे मैं 2 डिग्री से 6 डिग्री पर जाना है, इसका मतलब 2 से 3 पर जाएंगे, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 4 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट, यानी 4, 8, 12, 16, हमें 16 मिनट टाइम लगेगा। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एक डिग्री देशांतर चलने में 4 मिनट टाइम आता है, 24 आएगा, अच्छा 16 आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अच्छा मुझे चीज बताइए बहुत जल्दी से, वो चीज है, वो चीज है, ये मेरे पास आता है, ये मेरे पास है, ये मेरे पास आता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर चलाई की चीज, मैंने जीरो डिग्री लिया, ये जीरो डिग्री लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर चलाई ये कुछ रेखा खींच दी मैंने। ठीक है, ये मैंने कुछ रेखा खींची, ये जीरो डिग्री यहाँ से टाइम आ जाएगा, यहाँ से टाइम आ जाएगा, बाकी मैंने यहाँ पर डिग्री खींच दी और यहाँ पर डिग्री खींच दी। अच्छा कभी मूवमेंट कैसे करती है? ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट करती है, ईस्ट टू वेस्ट करके मूवमेंट करती है। ठीक है, अच्छा सूर्य कहाँ से चमकता है? तो आपके साथ सूर्य ईस्ट में चमकता है। और ये कौन सा क्वेश्चन है? ये वेस्ट वाला क्वेश्चन, ये कौन सा वेस्ट वाला क्वेश्चन? तो सूर्य कहाँ चमक रहा है? तो सूर्य चमक रहा है ईस्ट में, ईस्ट में चमक रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जीरो डिग्री से इसको जाएंगे तो सूर्य पहले निकला है, तो टाइम पहले बच चुके, मुझे पता है कि जब जाओ जब सकेगा, है ना। तो इसका मतलब पहले जा रहा है तो उसका मतलब पहले होगा, वहां पहले निकला होगा, तो हमारा ईस्ट में पहले निकलेगा, सिंपल सी बात है, ईस्ट में चमकता है। तो इसका मतलब अगर हम जीरो डिग्री से एक कदम इधर को जाएंगे ईस्ट की ओर तो बढ़ने लगेगा, बढ़ेगा कैसे? अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो पहले सुबह के 12 कहते हैं, तो हम अगर इधर जाएंगे तो 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, जैसे क्योंकि सूर्य पहले निकलेगा, टाइम वाले नहीं होगा, है ना। टाइम वाले नहीं, सूर्य पहले निकला है तो पहले निकला होगा, इसका टाइम वाले होगा, है ना। अब इधर क्या होगा? इधर सूर्य जो है घूमता हुआ आएगा, इसका मतलब इधर जाने क्या होगा? इधर जाने का टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक, इसे ग्रीनिश लाइन कहते हैं, ग्रीनिश लाइन, टाइम लगेगा, ग्रीनिश लाइन। ठीक, तो आप एक चीज समझिएगा, मैं जो लिख रहा हूं उस चीज को समझिए। आप लिखेंगे सूर्य, सूर्य ईस्ट में चलता है, ईस्ट में निकलता है, ईस्ट में निकलता है, निकलता है
इसीलिए इसीलिए 0 डिग्री देशांतर से ईस्ट में जाने पर समय बढ़ता है वह 0 डिग्री जब हम वेस्ट में जाएंगे 0 डिग्री से वेस्ट में जाएंगे तो टाइम घटेगा जाने पर टाइम घटेगा कैसे घटेगा वो चीज समझिएगा ठीक है ऐसे घटेगा मैंने यहाँ पर अपनी हमारा इंडिया इस तरीके से और इंडिया की जो 7:82 डिग्री आती है चलिए इस तरीके से मुझे ये 0 डिग्री है ना ये मेरे पास 15 डिग्री है ना 15 डिग्री है ये 15 डिग्री ये 0 डिग्री है मैंने कहा यहाँ पर दोपहर के 12 बजे 12 AM हो रहा है जो दोपहर होते हैं रात वाले दोपहर को दोपहर सुबह का मिक्सचर होता है 12 AM है तो मुझे बताइए इस वाले पर ये 15 डिग्री का टाइम क्या होगा यहाँ पर टाइम क्या होगा यहाँ पर टाइम क्या होगा आप ये सकता है क्या है हमने कर सकता है वो कर सकती है 1 डिग्री चलने में 4 मिनट टाइम डिफरेंस 4 मिनट लगते हैं तो हमें यहाँ से 15 डिग्री चलने में कितना होगा 15 डिग्री चलने में 60 मिनट लगेंगे और 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा लगा होगा 1 आवर और मैंने आपको चीज यहाँ पर टाइम आगे होगा सूरज पहले चला है दिन पहले निकल गया तो दिन यहाँ पहले होगा सीधी सी बात है ठीक तो यहाँ पर कर देना ठीक है तो 1 घंटे आगे मतलब अगर यहाँ 12 AM है 12 AM प्लस हम 1 आवर करेंगे तो सीधी सी बात है 1 PM निकल जाएगा 1 PM टाइम हो गया 1 बजे विवेक आंसर था ठीक है मैंने सूरज पहले निकल गया टाइम को बता रही हूँ सूरज पहले निकला मुझे बात बताइए सूरज पहले निकला होगा तो टाइम आगे चला होगा पहले से आगे चला होगा सूरज पहले निकल चुका है 1 बजे बहुत बढ़िया तो मुझे चीज बताओ ये 0 डिग्री मान लिया 0 डिग्री मान लिया हमारा फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया यहाँ पर और हमारे इंडिया की जो हमारी मानक समय कितनी है चलिए बताइए मानक समय कितनी है मैंने आपसे पूछा हमारी मानक समय हमारी स्टैंडर्ड टाइमिंग कितनी है कितने डिग्री स्टैंडर्ड टाइमिंग कहा जाता है आपकी 82.5 डिग्री को इंडिया की टाइम लाइन कहा जाता है ठीक है 82 का मतलब 2 नहीं 4 8 20 165 बटे 2 मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 165 बटे 2 डिग्री आगे आप बता दीजिए अच्छा 1 डिग्री चलने में कितना समय आ रहा है 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का टाइम मतलब 4 मिनट लगेंगे तो 65 बटे 2 डिग्री चलने में कितना लगेगा आपने 4 गुना 165 बटे 2 यानी 2 इनटू 165 यानी 330 मिनट का समय आएगा 330 मिनट और 330 मिनट को हम अलग से कन्वर्ट करेंगे 330 बटे 60 और बटे 60 यानी इसे हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या 11 बटे 2 यानी 5.5 आवर मिनट आएगा तो आप बताइए मुझे हमारा टाइम ग्रीन से कितना आगे है क्योंकि इधर तो आगे होगा सारा आगे होगा तो हमारा टाइम ग्रीन से 5.5 घंटे आगे है कितना 5.5 घंटे आगे है 12:30 से मेरे भाई सारी है तो आप ये पॉइंट बता हमारा टाइम इंडिया ग्रीन से 5.5 घंटे आगे घंटे आगे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ये हमारा 5.5 घंटे इस तरीके से आगे ठीक है मिनट प्लस बहुत बढ़िया ठीक है बहुत बढ़िया सही बहुत अच्छे अब मैं आपसे क्वेश्चन आप खुद बताओगे मैं समझ ये 0 डिग्री है ये हमारे पास 60 डिग्री है कितना 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री अगर यहाँ पर क्या बचा है मैं कहूँ दोपहर के 1 बजा है दोपहर का मतलब आप लीजिए हाँ 1 बजा मैंने यहाँ लिखा 1 PM हुआ 1 PM इस पर 1 PM हुआ यहाँ से यहाँ से अच्छा विषय में लगाऊंगा मैं सुबह स्टैंडर्ड टाइम जो है इंडिया की 82 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड है सॉरी लॉन्गिट्यूड है ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है तो यहाँ पर कितना हुआ तो आप मुझे बताइए 1 डिग्री चलने में कितना आया 4 मिनट 4 मिनट आया ठीक है बताइए तो 60 डिग्री चलने में कितना हुआ 60 डिग्री चलने में हमारा 1 डिग्री चलने में कितना 4 मिनट का तो 60 मिनट आया 60 गुना 4 कितने मिनट का आएगा मिनट अब मैं 60 गुना 4 बटे 60 करूंगा 60 करूंगा ये आवर में हो जाएगा आवर में तो ये निकल कितना आएगा 4 आवर निकल आएगा 4 आवर ठीक है 4 आवर पीछे आगे आपके लिए सूरज घटना इधर निकल आएगा यहाँ आगे चले सब लोग ये चलो पीछे आप 4 डिग्री करेंगे तो 1 घंटा का 12 दूसरा घंटा का 11 तीसरा घंटा का 10 और फिर 9 तो यहाँ पर क्या बचा होगा 9 AM इस वाले को 9 AM यहाँ दिक्कत मुझे समझाइए बहुत बढ़िया 9 AM दूसरा 9 AM 10 बजे 10 नहीं 9 बजे 4 घंटे कर दियो 9 बजे 10 AM नहीं 9 बजे यहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसके अलावा जो हमारे पास 0 डिग्री है वो 3 देशों को देखिए वो फ्रांस से होकर गुजरती है ब्रिटेन यूके फ्रांस स्पेन अल्जीरिया माली बुर्किना फासो टोगो टोगे भारत है ना यहाँ से 0 डिग्री गुजरती है आप एक पॉइंट बना देखेंगे 0 डिग्री कहाँ से गुजरती है देशों के नाम तो फ्रांस है सबसे यूके उसके बाद फ्रांस इसके बाद स्पेन अल्जीरिया ठीक है अल्जीरिया के अलावा हमारे पास माली बुर्किना फासो टोगे टोगे और भारत इन कंट्रीज पर हमारी 0 डिग्री गुजरती है इन कंट्रीज पर हमारी 0 डिग्री गुजरती है ठीक है यहाँ से हमारी 0 डिग्री गुजरती है आपको कंट्री याद रखनी है समझिए आप आया मुझे बताइए यहाँ कोई समस्या है मुझे बताइए इसके अलावा ये हमारे पास 180 डिग्री है ये 180 डिग्री है जो 180 डिग्री है ये हमारे पास स्पेसिफिक क्वेश्चन है स्पेसिफिक क्वेश्चन ठीक है तो जो हमारे पास 180 डिग्री जिसे इंटरनेशनल डेडलाइन कहते हैं सबसे पहला पॉइंट स्पेसिफिक क्वेश्चन से गुजरती है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ये टेन मिनट है एक मात्र ऐसी देश है क्योंकि टेन मिनट है 180 डिग्री देश है रीजन क्या है क्योंकि इससे होती है डेडलाइन यानी इसके पास जितनी भी कंट्री पड़े होंगे सेम टाइम हो इसीलिए यहाँ पर ऐसी है यहाँ पर जितने कंट्री पड़े होंगे सेम टाइम हो इसीलिए यहाँ पर ऐसी बनी यहाँ पर जितने कंट्री पड़े होंगे सेम टाइम हो इसीलिए यहाँ पर ऐसी बनी यहाँ पर जितने कंट्री पड़े सेम टाइम हो इसीलिए बनी एक मात्र ऐसी देश है जो टेन मिनट है 180 डिग्री देश है क्योंकि इससे क्योंकि इससे डेट का निर्धारण होता है सभी जगह डेट समान हो जो यहाँ पर कंट्री पड़े हो इसीलिए टेन मिनट की है ठीक है आप याद रखिए ये हमारे टेन मिनट है स्पेसिफिक क्वेश्चन से गुजरती है इसी के बाद डेट का निर्धारण करते हैं ठीक है डेट का निर्धारण करते हैं एक बार चीज समझिए सबसे पहला पॉइंट 180 डिग्री देश जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि है इंटरनेशनल डेडलाइन है दूसरा स्पेसिफिक क्वेश्चन से गुजरती है तीसरा ये टेन मिनट है ठीक है टेन मिनट क्यों है क्योंकि तिथि अलग अलग हो इसीलिए टेन मिनट डेट अलग अलग ठीक है डेट अलग अलग इसीलिए टेन मिनट और जो आप कहते हैं 12 माइनस 8 नहीं होगा तो मैंने जब आपको क्वेश्चन दिया था ना ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने आपसे बताया 1 PM से आप 12 से आपको 1 से करना चाहिए 12 यहाँ पर था मैंने यहाँ पर आपको 1 बताया था नीचे ठीक तो ये आपके आज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कंप्लीट होते हैं कंप्लीट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम मुझे बताइए अब आपके पास 4 मिनट है आप कीजिए क्या करते हैं बताइए स्ट्रेटजी की क्लास होगी स्ट्रेटजी की क्लास हो जाएगी जब आप रनिंग सब्जेक्ट को खत्म हो जाएगा आगे बताइए सबसे पहले जो आज पढ़ा वो दिमाग में बुद्धि में बैठा नहीं बैठा सबसे पहली चीज उसके बाद दूसरी चीज बस सुबह पूरी नहीं मेरा भी चैप्टर आएगा उस चैप्टर में ये सारी चीजें जब दूसरी बात करेंगे ये सारी चीजें लेकिन वो चैप्टर जब आएगा जब पढ़ेंगे तो आप कोशिश करिए ठीक समय पर ठीक कंसेप्ट के साथ पढ़नी चाहिए हर कुछ नहीं होना चाहिए आप बताइए ये आर्टिफिशियल नेचुरल कुछ नहीं मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता अच्छा आपसे वीडियो क्लियर नहीं है तो आपके फॉर्मेट पर है एक भी बच्चे की आपके कमेंट नहीं है वीडियो नहीं है एक सिंगल बच्चे नहीं तो पहले नेक्स्ट उसके बाद कमेंट करिए ठीक है चलिए ज्योग्राफी की क्लास है प्रैक्टिस क्लास वो सुबह 8 से 9 होती है कैरियर एसएससी एग्जाम के चैनल उसके कुछ भी नेचुरल नहीं है सारी सारी आर्टिफिशियल है हां सुजीत मान ठीक है चलिए ओके कल मिलते हैं आज की सेवा हिंद समाप्त होती है बाकी आप चीजों को नोट कर लीजिएगा और जो चीजें समझ में नहीं नोट करके